हेलो गाइज, आज हम वाइटल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल साइन होता है। तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो डिफिनीशन बार बार पूछा था। इट इज ए लेटरल प्रेशर, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। इट इज ए लेटरल प्रेशर परसीव ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यू टू मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है लेटरल प्रेशर। इट इज ए लेटरल प्रेशर परसीव ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यू टू मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड। दिस इज डिफिनीशन ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें, एप्रोप्रिएट साइज। जो बीपी माप मेजर करने के लिए एप्रोप्रिएट साइज की बात होती है। तो जो कफ साइज होता है, वो आर्म साइज। आर्म क्या होता है, जो हमारा शोल्डर टिप है, उसके बाद ये एक्रोमियन प्रोसेस, शोल्डर टिप, तो ये आर्म, इसका 2/3 होना चाहिए। इसका 2/3। जैसे मैंने अपनी आर्म को कैलकुलेट किया तो मेरी शोल्डर और एल्बो के बीच की डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर कप साइज क्या होगा, 2/3 ऑफ आर्म, यानी 36 का 2/3 24 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज है, दूसरा चीज होता है विड्थ। जो विड्थ होता है वो कफ साइज का हाफ होता है। एक्चुअली 40 to 50% होता है, तो हम 50% ले लेते हैं, तो उसका हाफ होगा। तो हाफ 12 सेंटीमीटर। अगर मेरी आर्म की लेंथ 36 सेंटीमीटर, तो कफ साइज जो होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा, और उसका विड्थ होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। जो सरकमफ्रेंस है, एक्चुअली जो कफ साइज है वो सरकमफ्रेंस का 100% होना चाहिए। यानी मेरा अगर आर्म सर्कम 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी 24 सेंटीमीटर है, इसको 100% कवर करना चाहिए। अब इस चीज़ को हम बीपी इंस्ट्रूमेंट में बताते हैं। जैसे ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका इसको फील करिएगा। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये कफ साइज है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है होल, ये कफ साइज है, ये इसका विड्थ है। तो ये वाला जो साइज है ये आर्म लेंथ का 2/3 होना चाहिए। जैसे ये जो मैंने कैलकुलेट किया, तो अगर इसको देखेंगे हम, अगर इसको ये करते हुए देखेंगे, तो लगभग ये 2/3 आएगा। ये 2/3 ये एडल्ट साइज का है। और इसका जो विड्थ है, ये जो 2/3 है उसका इसका हाफ होना चाहिए। और जो इसकी कवरेज है, ये सरकमफ्रेंस, ये जो यहाँ पे हम इसको करेंगे पूरा, तो ये जो छोटा पड़ रहा है इसको पूरा ये कवर करना चाहिए। तो ये 100% इसकी कवरिंग होना चाहिए। तो ध्यान देना है, जो लेंथ होगा या साइज होगी वो 2/3 होगा आर्म का, और जो विड्थ होगा वो कफ साइज का हाफ होगा। कफ साइज का हाफ होगा या 40 to 50% होगा। और जो इसकी कवरिंग होगी वो कंप्लीट कवरिंग होनी चाहिए। ये मरकरी स्फिग्मोमीटर है। एप्रोप्रिएट साइज के बाद आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड, बीपी मेजरमेंट के मेथड। तो 3 मेथड होते हैं। एक फ्लश मेथड जो हमने न्यूनेट में बताया था, न्यूनेट वाले चैप्टर में, न्यूनेट में काफ़ी अच्छे से फ्लश मेथड को एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है पाल्पेटरी मेथड। हम इसको कप को यहाँ पे बांधेंगे, उसके बाद अस्कल्टेट करेंगे और रेडियल पल्स फील करेंगे। जहाँ पे जब हम इन्फ्लेट करेंगे, एक समय आएगा जब पल्स गायब हो जाएगी। उसके बाद जब डिफ्लेट करते हैं, जहाँ पे पल्स रीअपेयर होगी वो हमारा ब्लड प्रेशर होगा सिस्टोलिक। पाल्पेटरी मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि केवल और केवल हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। पाल्पेटरी मेथड से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं मेजर कर सकते। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले पाल्पेटरी मेथड लेना चाहिए। उसका जब हम अभी अस्कल्टेटरी गैप डिस्कस करेंगे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है ऑटोमेटेड या डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर और एक मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर। तो पाल्पेटरी मैंने बता दिया। जो मरकरी स्फिग्मोमीटर है वो ये है। इसको आपको एक चीज में और पूछा जाता है, जो ध्यान देना है कि इस पार्ट को किधर रखना है। ये जो नली वाला पार्ट है, तो एक्चुअली ये पार्ट मीडियल साइड में नहीं होना चाहिए। कारण ये है, इसको ये जैसे जब हम पूरा एप्रोप्रिएट बांधेंगे तो इसको इस यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जो आर्टरी होती है वो मीडियल साइड में होती है। तो यहाँ हम स्टेथोस्कोप रखेंगे, इसलिए जो ये वाला पार्ट होता है ये लेटरल साइड में। एक चीज़ पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे रीजन उसका है, यहाँ पे भी स्टेथो रख के
अस्कल्टेट करेंगे। ये 3 मेथड है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक होता है अस्कल्टेटरी गैप। अस्कल्टेटरी गैप क्या होता है, कभी कभी जैसे हम पाल्पेटरी मेथड, इसमें ड्राबैक अगर पाल्पेटरी मेथड ना करेंगे तो किसी का बीपी एक रीडिंग 180, उसके बाद फिर 160, तो होगा क्या, पहला रीडिंग आप स्फिग्मोमैनोमीटर से ले रहे हैं तो 180 पे आएगा, उसके बाद यहाँ तक साउंड, कोई साउंड नहीं आएगा, यहाँ पे साइलेंट रहेगा, उसके बाद फिर 180 पे 160 पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस साउंड आएगा। तो आपको ये लगेगा कि हो सकता है ये मेरा फॉल्स परसेप्शन रहा हो, एक्चुअली आपका साउंड यहाँ पे गायब हुआ, तो आप इसको ब्लड प्रेशर मान लेंगे, एसबीपी इसको मान लेंगे। तो होगा क्या, उसका एक्चुअल में बीपी 180 है, लेकिन आपका यहाँ जाने के बाद ये नहीं हो। ये होता क्या है, जैसे ये होता है, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंट, ये जो पेरिफेरल, जैसे आपने यहाँ कस और किसी ने ऐसे कस के मुट्ठी बांधा, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, उसके कारण ये अस्कल्टेटरी गैप आता है। तो इसीलिए बीपी मेजर करने से पहले उसका हाथ खुलवा देना है और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करा देना, ताकि जो अस्कल्टेटरी गैप वाला, अगर आप पाल्पेटरी मेथड से ले लेंगे तो पाल्पेटरी में आपने मान लीजिए 200 तक इन्फ्लेट किया, आपका 180 पे आपका साउंड आ गया, इसका मतलब आप ये कंफर्म हो उसका ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 है। तो आप जब स्फिग्मोमैनोमीटर से डिजिटल से करेंगे तो आपको 200 तक इन्फ्लेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि 180 पे आया है, उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर बाय द वे आप जैसे यहाँ के इन्फ्लेट ही 170 तक की, आपने यहाँ से क्या, फिर आपको जब आपने वो किया तो 160 पे उसको साउंड आना शुरू हुआ, आप इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लोगे, तो क्या होगा, फॉल्स रीडिंग आ जाएगा। तो ये अस्कल्टेटरी गैप इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करने के लिए हम हैंड की एक्सरसाइज करें पेरिफेरल रजिस्टर को, और पहले पाल्पेटरी मेथड से ब्लड बीपी लेंगे, उसके बाद फिर बीपी लेने के लिए कम से कम हमको 3 रीडिंग लेनी होती है, 3 रीडिंग लेंगे। उसके बाद उसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का एवरेज, मान लीजिए एक का 120 आया, एक का 122 आया, एक का 140, तो उसका एवरेज 122 हो जाएगा। ये कम से कम 3 रीडिंग। और जो हाइपर टेंशन की डिफिनीशन है, वो 24 घंटे के अंतराल पे कम से कम 3 बार उसका बीपी बढ़ा हो, 3 बार लेना है, उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स बढ़ा हो। आपने 24 घंटे 24 आवर्स के डिफरेंस पे बीपी लिया 3 टाइम, उसमें कम से कम 2 बार उसका बीपी नॉर्मल से बढ़ा है, तब उसको हाइपर टेंशन डायग्नोज करते हैं। वो हम चीज़ें सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कभी कभी साइज पूछते, जो पीडियाट्रिक बहुत एज वेरी करता है, तो न्यूनेट में जो साइज होती है वो यूजुअली न्यूनेट में लेस देन 3 सेंटीमीटर, न्यूनेट में जो साइज होगी लेस देन 3 सेंटीमीटर। अगर वही इन्फेंट बच्चा है तो 5 सेंटीमीटर कफ साइज होगा, और अगर स्मॉल चिल्ड्रन है तो 7 सेंटीमीटर, और ओल्डर चिल्ड्रन या एडोलेसेंट में हम 12.5 सेंटीमीटर का कफ साइज यूज करते हैं। ये नॉर्मल इतना, और आपको इनपुट याद रखना है। नेक्स्ट जी, जो आपका फिजियोलॉजी में बहुत पूछा जाता है, या कभी कभी होता है जनरल एग्जामिनेशन बाइबा बीपी पे ही चला जाता है, तो उसमें जो साउंड होता है, उसको जो ब्लड प्रेशर के साउंड होते हैं उसको कोरोटोकॉफ साइन बोलते हैं, कोरोटोकॉफ साइन। तो कोरोटोकॉफ साउंड के 5 स्टेजेज होते हैं। स्टेज 1 जो होता है उसको पूछते हैं स्टेजिंग, इसको क्लियर टैपिंग साउंड होता है। जो स्टेज 1 का साउंड होता है उसको बोलते हैं क्लियर टैपिंग। स्टेज 2 जो होता है सॉफ्ट मरमर, जो साउंड होता है सॉफ्ट मरमर हो। स्टेज 3 होता है लाउड मरमर। स्टेज 4 जो होता है मफल्ड साउंड होता है, मफल्ड साउंड होता है। स्टेज 5 पे डिसअपियर हो जाता है, स्टेज 5 पे डिसअपियर। जो अपियर होता है इसको एसबीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है, और जो डिसअपियर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताता है। तो अगर हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर रहे हैं तो हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों, पाल्पेटरी का डायबैक था हमको सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अदर यूज ऑफ बीपी ऑपरेटर्स, अदर यूज ऑफ बीपी, तो इसके लिए याद रखेंगे एक हेस टेस्ट, हेस टेस्ट, या उसी को बोलते हैं टार्नी कोएट टेस्ट,
टार्निकोइड टेस्ट के बारे में जानते हैं। टार्निकोइड टेस्ट में क्या होता है, यूजुअली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसके मिड पॉइंट तक, यानी किसी बच्चे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो उसका मिड क्या होगा 100। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक बाई 2, 120 प्लस 80 बटा 2, ये 100 आएगा। तो उसको क्या करना है 100 mmHg तक। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे, जैसे बीपी का जो मेजरमेंट होता है mmHg में होता है, mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी में करते हैं, तो 100 mmHg इसका यूनिट होगा। अब इसको 15 मिनट तक 100 mmHg में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा उसका मीन पॉइंट के उसको 15 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखेंगे। जब 15 मिनट इन्फ्लेट, उसके बाद जो ये क्यूबाइटल फोसा है, जो क्यूबाइटल फोसा है इसका हम 1 इंच एरिया लेंगे। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर मेंशन होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। 1 इंच का एरिया ले लिए हम, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम पेटेकी काउंट करते हैं, पेटेकी काउंट करते हैं। अगर ये पेटेकी 10 या 10 से ज़्यादा है तो इसको टॉर्निकोइड टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। हेस टेस्ट या टॉर्निकोइड, क्योंकि हेस नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए हेस टेस्ट, और टॉर्निकोइड हम अप्लाई करते हैं इसलिए टॉर्निकोइड टेस्ट बोलते हैं। ये डेंगू के स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज करते हैं, डेंगू का स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा था कि अदर यूज ऑफ बीपी ऑपरेटर्स। बीपी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है बीपी का क्लासिफिकेशन ब्लड प्रेशर का। तो इसको सबसे पहले एज डिसाइड करते हैं, लेस देन 13 ईयर, लेस देन 13 ईयर या 1 to 12 ईयर। लेस देन 13 का मतलब 1 to 12 ईयर, और कोई 13 या 13 ईयर से ज़्यादा है तो 13 या 13 ईयर से ज़्यादा है तो उसके लिए AHA अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन या ACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ये 2017 जून 2017 में गाइडलाइन जारी किए उसके अनुसार। और यही चीज़ जो मोर देन 13 है वही एडल्ट के लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पे एडल्ट मतलब आपका मेडिसिन सर्जरी ऑप्शन यानी हर जगह काम आएगा ये वाला पार्ट। तो उसके लिए नॉर्मल बीपी क्या है, नॉर्मल है लेस देन 120/80। ध्यान दीजिएगा मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन 120/80 यानी 120/80 से कम होना चाहिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल। अगर किसी का बीपी 120 भी है इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, लेस देन होना चाहिए। 120 से भी कम होना चाहिए और 80 से भी कम होना चाहिए, यानी 119/79 ये हुआ नॉर्मल। उसके बाद दूसरा था प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन को ही बोलते हैं इलिवेटेड बीपी, इलिवेटेड बीपी। प्री हाइपरटेंशन को ही दूसरा टर्म बोलते हैं इलिवेटेड। पहले इसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, क्योंकि इसमें देखिएगा सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन टर्म अब यू नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का सिस्टोलिक बीपी 120 to 129 और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 है तो ये होगा आपका प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और किसी का बीपी सिस्टोलिक बीपी 130 से 139 और डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और 140/90, 140/90 या उससे ज़्यादा, ये मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू आर मोर देन, इक्वल टू आर मोर देन तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब इस पे एक क्वेश्चन कॉमनली जैसे पूछा जाता है किसी का बीपी 120/82 है तो किस में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 82 किस में आ जा रहा है, इसके बीच में आ रहा है, यानी स्टेज 1 है। भले उसका अपर बीपी 120, अपर बीपी के अनुसार देखेंगे तो इसमें आएगा, तो जो हायर वाला रेंज होता है वो लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको ये स्टेज 1 में आएगा। अगर किसी का बीपी 129/88 है, इस रेंज में आ रहा है, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा स्टेज 1 होगा। तो ये चीज़ ध्यान दें, अगर किसी का बीपी 140 हो गया भले उसका डायस्टोलिक 78 है, ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए
दूसरा जो हमारा पीडियाट्रिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लेस देन 13 ईयर यानी 1 to 12 ईयर। इसके लिए आप अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2016 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके लिए नॉर्मल बीपी क्या है, हमारे यहाँ सब कुछ सेंटाइल में हो कहता है, 5th to 50th सेंटाइल, 5th to 50th सेंटाइल नॉर्मल बीपी होता है, और जो 50th से 90th के बीच हाई नॉर्मल होता है। नॉर्मल होगा लेकिन हाई नॉर्मल टर्म देते हैं। और जो इक्वल टू और मोर देन 90th यानी 90th सेंटाइल से लेके लेस देन 95th सेंटाइल यानी 90th सेंटाइल से लेके 94 तक, दूसरी भाषा में बोला जाए तो 94 तक, ये तुम्हारा प्री हाइपरटेंशन या इसी को हम दूसरा टर्म बोल रहे थे एलिवेटेड बीपी। और अगर 95th सेंटाइल या उससे ज़्यादा लेकिन लेस देन 95th + 12, 95th + 12 को ही 99th सेंटाइल भी कहीं कहीं बोलते हैं, 99 मतलब कि 99th सेंटाइल से कम होना चाहिए तो स्टेज 1। और अगर 95th + 12 या उसी को 99th सेंटाइल इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो गया तो इसको हम बोलेंगे स्टेज 2। तो लेस देन 13 ईयर, मोर देन 13, पूरा ये बीपी क्लासिफिकेशन हो गया। इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर में आपको इससे कहीं नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन क्राइसिस, एक टर्म होता है हाइपरटेंशन। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 या उससे ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस के भी दो पार्ट होते हैं, हाइपरटेंशन इमरजेंसी, हाइपरटेंशन अर्जेंसी। अगर बीपी 180 + 120 से ज़्यादा है, बराबर या ज़्यादा है, बट इंड आर्गन डैमेज एब्सेंट है, इंड आर्गन डैमेज एब्सेंट है तो उसे हाइपरटेंशन अर्जेंसी। और अगर बीपी 180/120 से ज़्यादा या बराबर है प्लस इंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है तो उसको इमरजेंसी। तो इमरजेंसी और अर्जेंसी में डिफरेंस क्या है? अगर इंड आर्गन डैमेज जैसे नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी यानी रेटिना डैमेज हो रही और नेफ्रॉन किडनी डैमेज हो रही, अगर ये डैमेज हो रहा है तो इमरजेंसी और नहीं रहे तो अर्जेंसी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा जो चीज़ है कि कुछ नॉर्मल जैसे 1 to 12 ईयर का हमने 95th सेंटाइल तो बता दिया, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे, जो 95th जैसे हमने ब्लड प्रेशर का बताया स्टेज 1 क्या था 95 या उससे ज़्यादा, तो हाइपरटेंशन की डिफिनीशन हुई। तो ये स्टेज 1 जो होगा 95th सेंटाइल ये किसके बराबर होगा? तो उसके लिए हम करेंगे 100 + 2 × एज। मान लीजिए 1 से 12 साल, मान लो कोई बच्चा 2 साल का बच्चा है, 2 साल का, अगर 2 साल का तो 100 + 2 × 2, यानी अगर किसी बच्चे का बीपी 104 या उससे ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। ये हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में बीपी मॉनिटरिंग में बहुत काम आता है। तो ये हाइपरटेंशन, अगर कोई 2 साल का बच्चा है और उसका ब्लड प्रेशर 104 या उससे ज़्यादा है तो वो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक के लिए हमारा ये 60 + 2 × तो हो जाएगा 64। अगर डायस्टोलिक उसमें 64 या उससे ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंसिव होगा। एक होता है 50th सेंटाइल का क्या बताता है, तो अगर 90 + 2 × एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए और 60 + 1 × एज के लिए ये 50th सेंटाइल। जैसे मान लीजिए कोई 4 साल का बच्चा है तो इसके लिए इसका 50th मतलब मीडियन बीपी या मीन बीपी क्या होगा, तो उसके लिए 90 + 2 × 4 तो ये 98 हो जाएगा। यानी इस 4 साल के बच्चे के लिए उसका जो मीन बीपी या मीडियन बीपी क्या होगा 98 होगा। उसी तरह हम डायस्टोलिक करेंगे तो 60 + 4 × 1 यानी 64 उसका मीडियन बीपी होगा। अब दूसरा एक हमारे पे हाइपरटेंशन हो गया, तो हाइपोटेंशन कैसे डिसाइड करें सेंटाइल जो है। अगर किसी का बीपी लेस देन 5th सेंटाइल है तो हाइपोटेंशन या शॉक को बताएगा। अब इसको हम
कैसे करते हैं, उसके लिए 70 + 2 इंटू एज, 50 + 1 इंटू एज। यानी कोई जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसका कितना बीपी होगा कि हम उसको हाइपोटेंसिव मानेंगे। तो 70 इस फार्मूले से देखते हैं, 2 इंटू 5 / 50, 1 इंटू 5, यानी 80/55। अगर 80 से कम है या 55 से कम है तो ये हाइपरटेंसिव होगा। तो चूंकि हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर किसी 5 साल का बच्चा है उसका ब्लड प्रेशर 80 से कम है, इसका मतलब वो हाइपोटेंसिव है और इसको शॉक के लिए हमें मैनेज करना होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे लिए चूँकि हम बहुत उस पर कॉन्शियस नहीं होते हैं, और जो मिलता है बेसिकली शॉक में वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही कम मिलता है। बीपी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है पल्सस पैराडॉक्सस। एक्चुअली नाम इसका पल्सस पैराडॉक्सस है। अगर आप ध्यान दोगे मैंने पल्स वाले पार्ट में इसको डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसका नाम ही सिर्फ पल्सस है। इसमें बात ब्लड प्रेशर का किया जाता है। ये एक्चुअली डबल मिसनॉमर है, ना ही इसमें पल्स की बात होती है और ना ही इसमें पैराडॉक्सिस होता है। होता क्या है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 8 to 10 mmHg फॉल होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर है मोर देन 10 mmHg हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कायदे से ये एक नॉर्मल एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे जा रहा है इसकी उल्टा हो जाए, तो यहाँ पे उल्टा नहीं, उसी डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक नॉर्मली एग्जैजरेटेड नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ये कोई पैराडॉक्स नहीं। तो पल्सस पैराडॉक्सस डबल मिसनॉमर है। एक तो इसमें पल्सस की बात कर दी कि नाम में है, यहाँ पे पल्स की कोई बात नहीं। दूसरा पैराडॉक्सस की बात करी जा रही है। पैराडॉक्सल नॉर्मली जैसे हमने बताया 8 to 10 mmHg कम होता है इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन क्योंकि इंस्पायरेशन में जब एयर अंदर जाती है, एयर अंदर जाएगी तो जो इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, तो वीनस रिटेन उस समय कम हो जाता है। उस समय कम आएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होता है, उस समय बीपी थोड़ा सा कम होता है। कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे बढ़े, तो वो कंडीशन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सर पैराडॉक्स कहाँ। तो एक तो सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम बनेगा, हार्ट में वॉल्यूम कम जाएगा, तो पल्सस पैराडॉक्स बीपी फॉल होगा। 8 से 10 mm जो फॉल होता है उससे ज़्यादा, 10 mm से ज़्यादा फॉल होगा। जब इसी को 10 mm से ज़्यादा फॉल होगा तो पल्सस पैराडॉक्स बोलते हैं। दूसरा एक्यूट सीवियर अस्थमा। ध्यान देना है यहाँ पे, नॉर्मल अस्थमा में नहीं, सीवियर एक्यूट सीवियर अस्थमा में ही मिलता है, तो सीवियर टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट भी पल्सस पैराडॉक्स में मिलता है। तीसरा जो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस तो इसका निमोनिक याद, सैक निमोनिक याद करेंगे। पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस डबल मिसनॉमर है। क्या होता है, कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल है। एक इसका दूसरा टर्म होता है रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। हाँ, अब इसमें क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, इंस्पायरेशन में ब्लड प्रेशर फॉल होता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा फॉल हो गया तो हम उसको पल्सस पैराडॉक्स। इसमें क्या था, रिवर्स में क्या होता है, जो इंस्पायरेशन में ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था वो इंस्पायरेशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फॉल्स होने के बजाय ब्लड प्रेशर इंस्पायरेशन में बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन को बोल देते हैं रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। जब पल्सस पैराडॉक्सस तो पूछा जाए तो वहाँ पे रिवर्स पैराडॉक्स। इसके 3 एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। दूसरा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। एट्रियो रिवर्स दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। रिवर्स पल्स जहाँ बीपी कम होता था उसकी बजाय उल्टा हो जाता, बीपी बढ़ जाता है। उसका एग्जाम्पल ये याद करना, हाई निमोनिक। इसका हाई एस से होता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एस होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। और तीसरा जो होता है इंटरमिटेंट आईपीपी भी, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। जब पल्सस पैराडॉक्सस में पूछा जाता है तो उसके साथ ये होता है। इसके साथ एक जैसे हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट हम
डिस्कस करेंगे, हाइपरटेंशन जब पढ़ाएंगे वहाँ पे देखेंगे। एक चीज़ होता है जैसे हमारे यहाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे आते हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में क्या होता है, कभी कभी ये नेफ्राइटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका बीपी बढ़ने लगता है। तो एक इससे वाकया याद आ गया, एक बार एक बच्चे का फादर भी हाइपरटेंसिव था, संयोग से ओपीडी में आया। वो एक्चुअली 5 साल से 5 ईयर से हाइपरटेंसिव ले रहा था। तो जिसको 5 साल से दवा खा, वो काफ़ी दवा हाइपरटेंसिव ड्रग खा खा के काफ़ी इरिटेट हो गया था। तो वो क्या करता था, कभी कभी दवा खुद बंद कर देता था। जब वो दवा खुद बंद, क्योंकि वो कैल्शियम चैनल बढ़ाकर लेता था, TDS 3-3 बार दवा बंद कर देता था। तो जैसे ये नॉर्मल बीपी है, उसको हाइपरटेंशन रहता था हाई, तो क्या, जब वो ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर देता तो उसको हाइपोटेंसी हो जाता, वो कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता, बेहोश भी होता। तो उसका एक समस्या था कि सर अगर हम दवा बंद कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दवा लेते हैं और नहीं लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर हम ज़्यादा लेते रहते हैं तो कभी कभी कम हो जाता है। कभी कभी हम मतलब ज़्यादा बीपी बढ़ा, मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, दवाई ज़्यादा लेता हूँ तो कम। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि बीपी स्टेबल नहीं रहता, कम भी होता है। तो बार बार उसका एक था कि सर कोई घरेलू मेथड बताइए, घरेलू मेथड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का। तो अगर बीपी ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए तो आपको दवा लेना है, करना है। अगर बीपी, तो आप ये कर सकते हैं, साल्ट का कंजक्शन कम कर देंगे, साल्ट का घरेलू मेथड में साल्ट कम लीजिए। और अगर बीपी कम हो रहा है तो आप खूब सारा हाई वाटर इनटेक। ये चीज़ बताने के बाद उसका कंप्लेन, सर ये सब कर चुके हैं, इस सब से कंट्रोल नहीं होता है। तो चूँकि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला जो बच्चा था उसका फादर था, तो उसके लिए ये था कि एक्चुअली शादीशुदा तो ही था। तो क्या हुआ कि अगर उसका बीपी कम है तो क्या करें, अपनी वाइफ को यानी घरवाली को देख लें, घरवाली को देख के बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर बीपी ज़्यादा है, कम करना है, तो अपने साली को देख ले, साली के देखने के बाद बीपी कम हो जाता है, इंसान खुश हो जाता है। तो एक घरेलू नुस्खा है, ब्लड प्रेशर अगर जिसका अनस्टेबल हो, बीपी कम है, घरवाली को देख लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी ज़्यादा है तो अपने साली को देख लीजिए, बीपी कम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।